अगले दिन सुबह सुबह सेन परिवार विशेष रूप से जीवंत दिखाई दे रहा था। यह पारिवारिक बैठक के कारण था, जो जल्द ही शुरू होने वाली थी और हर कोई हवेली के बीच मैदान की ओर जा रहा था। सेन परिवार में इस समय सभी लोग कानाफूसी कर रहे थे। सेन परिवार के एक व्यक्ति ने कहा, तुमने सुना, इस बार न केवल सबसे बड़े चाचा आए हैं, बल्कि तीसरे चाचा भी आए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार वे सभी परिवार के मुखिया की सीट को लक्ष्य बनाकर यहाँ आए हैं। उद्धरण चिन्ह। तब दूसरे युवक ने कहा, हे, यद्यपि परिवार के मुखिया मजबूत है, फिर भी उनका पुत्र शायद पहले ही मर चुका होगा। यहाँ तक कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से वापस भेज दिया गया था, जिससे सेन परिवार का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़े चाचा हमेशा परिवार के मुखिया से असंतुष्ट रहे हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से इस अवसर का उपयोग परिवार की मुखिया पर आरोप लगाने के लिए करेंगे। कौन जानता है कि परिवार के मुखिया की कुर्सी आज अपना मलिक बदल ले। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह की चर्चाएं सेन परिवार में चल रही थी। आज की पारिवारिक बैठक निश्चित रूप से असाधारण होनी चाहिए। इसी समय हवेली के बीच मैदान में आदित्य सेन और दक्ष दोनों आए। यहाँ दक्ष को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अनगिनत लोगों का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उनमें से कुछ तो ये भी सोचकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये दक्ष अभी तक मारा कैसे नहीं। लेकिन आदित्य सेन की ताकत के डर से उनमें से किसी ने भी अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं की। जब आदित्य सेन और दक्ष वहां पर आए, तभी एक तीखी आवाज अचानक सुनाई दी, ये कचरा निश्चित रूप से भाग्यशाली है कि वह अभी तक मार नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अपना सिर ऊपर उठाकर उस आवाज की ओर देखने लगे। उन सभी देखा कि जो व्यक्ति अभी बोल रहा था वह एक युवक था। ये युवक दीपनकर सेन का पुत्र था, जो कि सेन परिवार के तीसरे चाचा थे। इस युवक का नाम विपिन सेन था। विपिन सेन और दक्ष दोनों एक ही उम्र के थे। हालांकि विपिन सेन साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर था। विपिन सेन को देखकर एक युवक ने कहा, तो यह विपिन सेन था। इसमें कोई ऐश्वर्या की बात नहीं कि उसने ऐसा कहने का साहस किया। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद जब वहां मौजूद लोगों ने दीपनकर सेन और अर्नव सेन को एक साथ वहां आते हुए देखा, तो वह सभी समझ गए कि ये दोनों यहां गलत इरादे से आए हैं। अर्नव सेन दक्ष के सबसे बड़े चाचा थे। जब आदित्य सेन ने विपिन सेन की बात सुनी, तब उनकी आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और उन्होंने विपिन सेन को दूर से देखते हुए कहा, आपने अभी जो कहा उसे दोबारा कहना। उद्धरण चिन्ह। इधर जब विपिन सेन ने आदित्य सेन की यह बात सुनी, तो उसे अपने पूरे शरीर में डर का एहसास होने लगा और उसने आदित्य सेन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। तभी अचानक वहां पर अर्नव सेन ने कहा, दूसरे भाई, आप परिवार के मुखिया के रूप में और अधिक अपमानजनक होते जा रहे हैं। एक बड़े होने के नाते आप छोटों को कैसे धमक सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अर्नव सेन का स्वर ठंडा और मजाकिया दोनों था। इस पर आदित्य सेन ने कहा, हाँ, मैं आदित्य सेन अभी भी परिवार का मुखिया हूं और विपिन सेन, जो इतना अशिक्षित है, उसके लिए किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य सेन की ये बात सुनकर दीपानकर सेन ने कठोर स्वर में कहा, दूसरे भाई बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि परिवार के मुखिया के रूप में आप कब तक रह सकते हैं। तुम्हारे बेटे को 4 पर्वतीय संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया और उसे घर वापस भेज दिया गया। उसने सेन परिवार का चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लोग इसके बारे में बाहर गपशप कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। दीपानकर सेन की यह बात सुनकर आदित्य सेन ने अपनी ठंडी नज़रों से दीपानकर सेन की ओर देखते हुए कहा, मैं कब तक परिवार के मुखिया की सीट पर रह सकता हूं। दीपनकर सेन, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जल्द ही परिवार के मुखिया के रूप में अपना पद छोड़ सकता हूं? क्या आपको लगता है कि आपको ये पद मिल सकता है? क्या आप इसके योग्य हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदित्य सेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके शरीर से अचानक ठंडी ठंडक निकलने लगी, जिससे विपिन सेन दौड़कर दीपानकर सेन के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। आदित्य सेन की ये बात सुनकर दीपानकर सेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं योग्य हूं या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय केवल बड़ों का ही हो सकता है। तुम्हारे इसके बारे में कोई राय नहीं हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दीपानकर सेन का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य सेन आज इतना दबंग हो जाएगा और अपने सामान्य स्वभाव से इतना अलग व्यवहार करेंगे।
दीपंकर सेन की इस बात पर आदित्य सेन ने कहा, तो आपने इसे स्वीकार कर लिया है कि मैं आदित्य सेन अभी भी परिवार का मुखिया हूँ। आपके पुत्र ने मेरे पुत्र को मेरे सामने अपमानित किया है, तो वह किस प्रकार की सजा का पात्र है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आदित्य सेन पीछे नहीं हटे और ठंडी हवा और भी भारी हो गई। आसपास की हवा का तापमान लगातार गिर रहा था और बर्फ की सफ़ेद परत बनना शुरू हो गया था। ये देखकर भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, परिवार का मुखिया निसंदेह परिवार का मुखिया होता है। उन्होंने अपनी गरिमा दिखाते हुए सबसे पहले तीसरे चाचा के ऊपर सवाल उठाया। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में खड़े लोगों के दिल में आदित्य सेन के लिए सम्मान और प्रशंसा का संकेत दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा था कि आदित्य सेन तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा द्वारा शुरू किए गए जल से निष्क्रिय रूप से निपटेंगे। आदित्य सेन की बात सुनकर इधर दीपंकर सेन ने कहा, आदित्य सेन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद एक शक्तिशाली गर्मी की लहर उठी और ठंड से डटकर मुकाबला करने लगी। ये देखकर दक्ष ने कहा, पिताजी के पास बर्फ की मार्शल आत्मा है और इसलिए वह मुख्य रूप से बर्फ तकनीक का अभ्यास करते हैं। हालांकि दीपंकर सेन के पास अग्नि मार्शल आत्मा है और इससे वह मुख्य रूप से अग्नि तकनीक का अभ्यास करते हैं। किंतु जल अग्नि का अभिशाप है। चाहे दीपंकर सेन कितना भी प्रयास करें, वह मेरे पिता के खिलाफ आज नहीं जीत पाएगा। इस बार उसका हारना निश्चित है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष, जो कि किनारे पर खड़ा था, वह अर्नव सेन उनकी ओर देखने लगा। इसी समय अर्नव सेन ने कहा, दूसरे भाई, परिवार की बैठक जल्द ही शुरू हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार के मुखिया के रूप में आप यह मानते हैं कि परिवार के बुजुर्ग आपके ध्यान के लायक भी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सेन परिवार में बुजुर्गों के पास सर्वोच्च अधिकार होता है। वह परिवार के अगले मुखिया को नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। इसलिए आदित्य सेन पर दबाव डालने के लिए और उन्हें एक कदम पीछे हटाने के लिए अर्नव सेन ने बड़ों की उपस्थिति की शक्ति का इस्तेमाल किया। इस पर आदित्य सेन ने कहा, क्या आप मुझे धमकाने के लिए बड़ों की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर अर्नव सेन ने कहा, नहीं, मैं बस आपको ये याद दिला रहा हूं कि कुछ ही समय में पारिवारिक बैठक शुरू हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य सेन ने कहा, हूँ। इसके बाद आदित्य सेन ने दीपंकर सेन के प्रति तिरस्कार की दृष्टि से देख और फिर कुछ भी कहे बिना वह दक्ष के साथ वहां से चले गए। दीपंकर सेन ने आदित्य सेन की आंखों में अपने लिए तिरस्कारपूर्ण भाव देखा, जिसके कारण उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने कहा, इस बार तुम्हारे बेटे का भाग्य भाग्यशाली था कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दीपंकर सेन के सबसे बड़े बेटे ध्रुव सेन के पास 4 पार्वती संप्रदाय के उत्कृष्ट शीर्षक है और उसे आंतरिक शिष्य के रूप में बदलने में केवल कुछ ही समय लगेगा। भले वह आंतरिक शिष्यों में केवल एक कनिष्ठ हो। जैसे जैसे उसकी स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके पिता की स्थिति भी परिवार में बढ़ती जाएगी। उस समय परिवार में उसका स्थान भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। दूसरी ओर अर्नव सेन की बेटी और भी अधिक प्रतिभाशाली है। वह पहले से ही स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में शामिल हो चुकी थी और उसका भविष्य उज्ज्वल और असीमित है। तीनों भाइयों में केवल आदित्य सेन का बेटा ही कमजोर प्रतिभा वाला है और उसे एक बेकार और नालायक युवक कहा जाता है। दीपंकर सेन और अर्नव सेन इसी पर भरोसा कर रहे हैं। जल्द ही सेन परिवार के सभी लोग मैदान में जमा हो गए और मैदान के बीच में हरे पत्थर का एक स्टेज बना हुआ था, जिसके ऊपर सेन परिवार के मुख्य निर्णयकर्ता बैठे हुए थे।